हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र की मध्यकालीन भारत, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का अकबर। अकबर का भी हमने जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो कर लिया है, कुछ क्वेश्चन भी कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से अब हमें देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये है आपका आंसर। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि मिलान के लिए ये पूछ लेता है क्वेश्चन। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही के नाम से इसकी स्थापना की। अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकबर का ही धर्म था या यूं कहे फारसी धर्म ही था, ये सभी धर्मों के लिए था। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित कौन था? तो आपका अबुल फजल था, जो अकबर के दरबार में रहता था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। तो एकमात्र हिंदू जो इसे दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला कौन था? तो आपका बीरबल था। राजा भगवान दास, राजा मान सिंह ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो ये आपका अकबर ने किया था। अकबर ने ही दीन ए इलाही की स्थापना कब की थी? तो 1582 में की थी। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये आपके अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया है। किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? अबुल फजल, निजामुद्दीन, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं है जिसने कहा था धर्म। अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन ए इलाही कोई धर्म नहीं था, अपितु एक सूफी मत था जिसके नियम सर्वधर्म समन्वय पर आधारित थे। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन ए इलाही का स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि किसने जो है इसे स्वतंत्र धर्म के रूप में बताया है जहांगीर के शासनकाल में। तो ये आपके मोहसिन फानी है जिन्होंने उसके लिए एक रचना की है, दबिस्तान ए मजाहिब। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो इसका आंसर है आपका अकबर। बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने का निर्माण का आदेश दिया। इबादत खाने में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख एवं उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे। 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए जो है इबादत खाने का द्वार खोल दिया। तो पहले ये जो था सिर्फ वहीं के लोगों के लिए ओपन था, लेकिन बाद में सभी धर्म के लिए ओपन कर दिया गया। मतलब एक धर्म के लिए पहले था, उसके बाद सभी धर्मों के लिए ओपन कर दिया गया। कब किया गया ओपन? तो 1578 में। और इसकी स्थापना कब की गई थी इबादत खाने की? तो 1575 में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये मिलान के लिए पूछता है। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों में अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में मजहरनामा जारी करवाया था। तो मजहरनामा कब जारी करवाया गया? 1579 में, जिसने उसे धर्म के मामले में सर्वोच्च बना दिया। इस पर 5 उलेमाओं या इस्लामी धर्म विदों के हस्ताक्षर थे। मजहर को स्मिथ और वुलजले हेग अचूक आज्ञा पत्र कहा। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की थी। तो मजहरनामा आपका कब जारी किया गया था? ये आपका 1579 में। इसी के उपलक्ष्य में जो है अकबर ने जो है सुल्तान ए आदिल और इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की। इस्मत महोदय ने कहा कि दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं। तो स्मिथ ने जो है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, स्टेटमेंट पूछता है कि किसने कहा था अकबर की दीन ए इलाही जो है मूर्खता का स्मारक है? तो ये आपके स्मिथ जी हैं। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, वह भवन जिसमें सब विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर का चर्चा करता था, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। तो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन सही है।
निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती थी? बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, तुर्की सुल्ताना का महल, शहजादी अंबर का महल। तो इसका आंसर है आपका सी, जामा मस्जिद को जो है शान फतेहपुर कहा जाता था। सम्राट अकबर द्वारा बसाए गए शहर फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। उत्तर प्रदेश में स्थित है फतेहपुर सीकरी। 1571 ईस्वी से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही है। फतेहपुर सीकरी में मुगल वास्तुकला के स्मारक जैसे जामा मस्जिद है। ये इम्पोर्टेंट है कि फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है, एक बार देख लीजिए। जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये सभी आपका कहाँ पे स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यहाँ स्थित जामा मस्जिद को शान ए फतेहपुर या शान ए सीकरी के नाम से जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? स्वर्ण महल, जोधाबाई का महल, पंचमहल, अकबरी महल। तो ये आपका अकबरी महल जो है आपका फतेहपुर सीकरी में नहीं है, जबकि स्वर्ण महल, जोधाबाई का महल और पंचमहल ये सभी आपके फतेहपुर सीकरी में है। अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1568 और 69 में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ किया था। एक विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात एवं बंगाल शैलियों की कई इमारतें भी शामिल हैं, जिसमें आपके कुछ इमारत हैं, देखते हैं। जोधाबाई का महल, पंचमहल, मरियम महल जिसे हम यहाँ स्वर्ण महल कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है। दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल की कोठी आदि प्रमुख है। अकबरी महल आपका आगरा के किले में स्थित है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका, अकबरी महल कहाँ है? आगरा के किले में स्थित है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, लोधी का मकबरा, लाल किला। तो ये आपका सी, हुमायूं का मकबरा जो है आपका ऐतिहासिक स्मारक तथा फारसी वास्तुकला का शैली है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ था तथा मिर्जा गियास के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। यह मकबरा भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। फारसी या ईरानी वास्तुकला शैली की एक विशेषता है, क्या है? दोहरा गुंबद। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका कि दोहरा गुंबद है, जो सिकंदर लोदी के मकबरे में भी प्रयोग होता है। तो दोहरे मकबरे का प्रयोग जो है आपका हुमायूं के काल में भी हुआ है और सिकंदर लोदी के काल में भी हुआ है। सुलह-ए-कुल का सिद्धांत, सुलह-ए-कुल का सिद्धांत आपका इम्पोर्टेंट है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये आपके अकबर के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था सुलह-ए-कुल की नीति। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य था सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इसे सुलह कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई। 1582 ईस्वी में उसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद-ए-इलाही या दीन-ए-इलाही की स्थापना की। अकबर की सुलह कुल की नीति राजनीतिक उदारता एवं धार्मिक सहनशीलता के साथ साथ उसके उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करता है। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की नीति या सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो ये आपका राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ये सभी इसमें जो है शामिल थे। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो ये आपका अकबर है। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु या काजी मुल्ला मुहम्मद जैदी ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। क्वेश्चन नंबर है 48। अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी पर बनवाया था। तो इसके आंसर है आपका सी। तो फर्स्ट तो आपका सही है, लेकिन आपका आर नहीं सही है। लिखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। अकबर ने सीकरी का निर्माण जो है 1568-69 में आरंभ करवाया था तथा बाद में गुजरात विजय
तो गुजरात विजय कब हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है कि अकबर की गुजरात विजय कब हुई। 1575-73 के पश्चात इस नगरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। तो एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने कहते हैं कि इसका निर्माण जो है दक्षिण विजय 1601 के उपलक्ष्य में बताया गया है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि या तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में हुआ है या तो आपका दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ है, लेकिन मोस्टली लोगों का कहना है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में भी फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाजा, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, ताजमहल। तो ये आपका बुलंद दरवाजा है जो फतेहपुर सीकरी में निर्माण कराया गया है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। तो ये आपका अकबर था जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास के साथ साथ शिक्षा संबंधी विषयों पर भी ध्यान दिया गया। शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सुधार मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया। अकबर के शासनकाल में शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र थे, जैसे आपके अजमेर, दिल्ली, सियालकोट, मुल्तान, इलाहाबाद, मुर्शिदाबाद, ये सभी थे। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। तो फतेहपुर सीकरी में जो है श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी। तो ये आपके इम्पोर्टेंट कुछ इमारत हैं। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये आपका पंचमहल का जो नक्शा है वो कैसा है? बौद्ध विहारों की तरह है। अकबर ने अपनी नवीन राजधानी फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन बनवाए, जिसमें पंचमहल जो है पिरामिड आकार के 5 महलों का भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप, मतलब उसी के जैसा दिखता था, जो अब तक भारत के कुछ भागों में विद्यमान है। ऊपर की ओर छोटी होने वाली 5 मंजिलों वाला यह आयताकार भवन नालंदा आदि में बने हुए बहुमंजिला बौद्ध विहारों से ली गई प्रेरणा पर आधारित था। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था, तो आपका पंचमहल निर्मित करवाया था। जहांगीर महल स्थित है, कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है आपका। आगरा किला अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है। यह महान अकबर निर्मित सुप्रसिद्ध किला था। इसका निर्माण अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खान की देखरेख में हुआ। किले के अंदर अकबर ने लाल पत्थर से 500 से अधिक भवनों का निर्माण कराया था। तो अगला देखते हैं हम, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपका सिकंदराबाद आगरा में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। तो ये आपका सिकंदराबाद किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्साबाद रखा था। यह आगरा से 5 मील की दूरी पर दिल्ली जाने वाली सड़क पर स्थित है। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी और निर्माण कौन कराया था? तो आपका जहांगीर ने कराया था, 1613 ईस्वी में कराया था। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया है? दिल्ली का लाल किला, इलाहाबाद का किला, आगरा का किला, लाहौर का किला। तो ये आपका दिल्ली का लाल किला है। दिल्ली का लाल किला निर्माण जो है अकबर के काल में नहीं हुआ है। इसका निर्माण जो है शाहजहां के काल में कराया गया है। यह चतुर्भुजाकार लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये जो है अकबर के शासनकाल में निर्मित हुए हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखते हैं बाबर का जो आपका मकबरा है, बाबर का मकबरा कहाँ है? तो ये आपका काबुल में है। अकबर का मकबरा आपका सिकंदराबाद में है। जहांगीर का जो मकबरा है आपका वो पहुंचेगा आपका लाहौर में। शाहजहां का मकबरा आपका आगरा में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। याद रखिएगा, मकबरे बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर का जो है काबुल, अकबर सिकंदराबाद, जहांगीर का ही है जो इंडिया के बाहर है, आप देख सकते हैं, लाहौर में पाकिस्तान में है। शाहजहां का आगरा में है। तो ये वही चीज़ है फिर से।
बाबर का जो है आपका काबुल में है, हुमायूं का जो है आपका दिल्ली में है, और अकबर का जो है सिकंदराबाद में है, जहांगीर का आपका लाहौर में है। क्वेश्चन नंबर है 59। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह कौन है? तो ये आपका फैजी है। फैजी के निर्देशन में जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? रजमनामा नाम रखा गया था। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। तो अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? तो आपके अकबर ने की थी। अकबर के आदेश पे महाभारत के विभिन्न भागों का रजमनामा नाम से फारसी में अनुवाद कराया गया फैजी के निर्देशन में, जिसमें कौन कौन शामिल थे? तो नकीब खां, बदायूनी, फैजी, विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से इसका अनुवाद किया गया। बदायूनी ने जो है रामायण का अनुवाद किया, फैजी ने जो है लीलावती का अनुवाद किया, और अबुल फजल ने जो है कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बदायूनी का, फैजी का और अबुल फजल का, तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये हैं आपके ए अब्दुल कादिर बदायूनी। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो ये आपका रजमनामा है। जैसे हम लोग हिंदी में महाभारत करते हैं, वैसे ही फारसी में उसे रजमनामा कहा जाता है महाभारत को। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है, तो रजमनामा कहलाता है। रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ये आपका महाभारत है। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये आपका अब्दुल कादिर बदायूनी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65। किसने रामायण का फारसी में अनुवाद कराया था, ये किया था? तो ये आपके अब्दुल कादिर बदायूनी है। यहाँ पे देखते हैं, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको चरी कलम की उपाधि प्रदान की गई है? तो ये आपका मोहम्मद हुसैन जी हैं। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं या ग्रंथों की रचना करने वाले में सबसे प्रमुख आपके कश्मीर के मोहम्मद हुसैन हैं, जिसे अकबर ने चरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, कौन है ये? तो ये आपके हरिविजय सूरी हैं। ये जैन धर्म से संबंधित हैं। हरिविजय सूरी वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा, जिसे अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित भी किया। 1582 में अकबर ने उक्त जैनाचार्य को जैन सिद्धांतों को समझने की इच्छा से बुलाया था। आगे देखते हैं, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो ये आपके हरिविजय सूरी थे। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो ये आपका दसवंत था। तो अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपने जो है आईने अकबरी में गिनाए हैं। तो अबुल फजल ने जो है आईने अकबरी की रचना की है, जिसमें है चित्रकार जो है आपके बताते हैं अकबर के काल में दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सांबल, हरिवंश। दसवंत जो एक कहार का बेटा था। दसवंत कौन थे? तो ये कहार के बेटे थे। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो ये आपका अकबर था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा आपका अकबर है। दिसंबर 1600 ईस्वी में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और उस टाइम पे भारत का शासन कौन कर रहा था भारत में? तो आपका अकबर कर रहा था, क्योंकि शासनकाल क्या था अकबर का? 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो ये आपके अकबर के काल में हुआ था। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह कौन है? तो अबुल फजल जी हैं। मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो ये आपका रॉल्फ फिच था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। रॉल्फ फिच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। इसने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए
अनेक स्थानों का अवलोकन किया तथा 16वीं सदी के भारतीय व्यापारिक तथा नगर केंद्रों में मूल्यवान विवरण प्रस्तुत किया। यहाँ पे हम देखते हैं अकबर के शासनकाल की घटनाओं पे हमें व्यवस्थित करना है। जजिया कर की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर और दीन इलाही की स्थापना। तो हम देखते हैं जजिया की जो समाप्ति होती है वो कब होती है, तो 1564 में जजिया कर की समाप्ति होती है। इबादत खाना का स्थापना या निर्माण कब होता है, तो 1575 में, मतलब 1575 में। मजहर पर हस्ताक्षर कब होता है, तो 1579 में। और दीन इलाही की स्थापना आपका 1582 में। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए। ये ऑप्शन आपका सही है। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 1564 में की। उसने फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। उद्देश्य क्या था, दार्शनिक एवं धार्मिक विवाद करना था। और धार्मिक जो 1579 में आपका मजहरनामा की घोषणा करता है अकबर, और 1582 में आपके तौहीद इलाही की रचना या मतलब स्थापना करता है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो 1576 में मिलाया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1572 में सुलेमान करा रानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया और 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया और 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां, हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित कर दिया था। 1576 ईस्वी में जो है बंगाल बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जहांगीर। आइए इसे पढ़ते हैं। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ। इसका पहला विवाह जो है अंबर या जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मान सिंह की बहन मानबाई से 1585 में हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका कि जहांगीर का विवाह किसके साथ हुआ, तो मानबाई से जो हुआ था, कब हुआ था, तो 1585 में। खुसरो जो है मानबाई की संतान था। तो खुसरो किसकी संतान थी, है तो जहांगीर के हैं, लेकिन जहांगीर की पत्नी कौन थी, मानबाई। उनकी संतान कौन था, खुसरो था। 1586 ईस्वी में सलीम का दूसरा विवाह हुआ। उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था, जिसका शहजादा खुर्रम इसी का पुत्र था। तो खुर्रम किसका पुत्र था, जगत गोसाई का पुत्र था। आगे देखते हैं। आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। तो जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ होता है, तो आगरा में होता है। कब होता है, 1605 ईस्वी में। उसने नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। तो वह अपने गद्दी पर किस नाम से बैठता है, नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से बैठता है। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा राजा वीर सिंह बुंदेला भी था। तो अबुल फजल की हत्या किसने की थी, वीर सिंह बुंदेला ने की थी। किसके कहने पे, तो आपके जहांगीर के कहने पे ही किया गया था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोक हितवादी कार्य। देखते हैं। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि 2 अस्पा और सिंह अस्पा किसने चलाया था, तो ये आपके जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। तो यहाँ पे देखते हैं 2 अस्पा का मतलब क्या है। इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने होते थे। और सिंह अस्पा में जो है इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। तो 2 मतलब 2 गुने और सिंह मतलब 3 गुने घोड़े रखने होते थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और 2 अस्पा सिंह अस्पा किसने चलाया था, तो जहांगीर ने चलाया था। 1516 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य जो है
चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी। इसमें जो है राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली। बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ दुर्ग की किलाबंदी न करने की शर्त के साथ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिए, और जो अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जहांगीर ने किसके साथ संधि की चित्तौड़गढ़ की, तो राणा चित्तौड़, जो चित्तौड़गढ़ के राणा थे, उनके साथ संधि की थी। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने जुनता दल का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे इत्माद-दौला या मिर्जा गयास बेग, इनका पूरा नाम था, जो क्या थे, नूरजहां के पिता भी थे। असमत बेगम, जो उनकी नूरजहां की माँ थी। आसफ खां, जो थे नूरजहां का भाई था। शहजादा खुर्रम बाद में शाहजहां बना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो गुट था आपका जुनता दल गुट, इसमें कौन कौन शामिल था। तो आपका इत्माद-दौला था, नूरजहां की माँ असमत बेगम, उसका भाई आसफ खां और शहजादा खुर्रम, जिसको हम बाद में क्या कहते हैं, शाहजहां कहते हैं। तो ये सभी इस गुट में शामिल थे। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। नूरजहां से प्रभावित जहांगीर के शासनकाल को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका 1611 से लेकर 1622 तक के, फिर 1622 से लेकर 1627 ईस्वी तक। देखते हैं क्यों बांटा जा रहा है। तो प्रथम काल जो है आपका 1611 से 22 में खुर्रम जो थे आपके, खुर्रम को शाहजहां कहा जाता है। खुर्रम ना नूरजहां के गुट के सदस्य था, लेकिन दूसरे काल में जो है खुर्रम इस गुट से अलग रहता है। आगे देखते हैं। विलियम हाकिंस, जो 1608 ईस्वी से लेकर 1611 तक जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। तो विलियम हाकिंस जो है जहांगीर के दरबार में कब आता है, तो 1608 ईस्वी में आता है। जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था। कौन राजदूत था, तो हॉकिंस जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था, तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज भी था। अकबर के शासनकाल में कौन आया था, तो रॉल्फ फिच आया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। तो हॉकिंस को कौन सी उपाधि मिली है जहांगीर के द्वारा, तो इंग्लिश खां की उपाधि दी गई। देकर अर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया गया। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो थॉमस रो थे। तो हाकिंस के बाद जहांगीर के शासनकाल में कौन आया, तो ये आपका थॉमस रो आया था। सर थॉमस रो 1615 से लेकर 1619 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आए थे। कब आए थे, तो 1615 में ये आया था जहांगीर के शासनकाल में। जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उससे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद तथा अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा। तो कौन रहा था आपका, थॉमस रो रहा। पीटर मुंडे के बारे में देखते हैं। पीटर मुंडे ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के टाइम पे आया था। तो ये पीटर मुंडे कब आया था, शाहजहां के टाइम पे आया था। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया। इसने अपनी पुस्तक रिमांस स्ट्रैटिक में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है। आगे देखते हैं। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। तो चित्रकला का जो स्वर्ण युग है किसको कहा जाता है, तो ये जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंध होती थी। जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया। जहांगीर के समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन थे, तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जहांगीर के शासनकाल के प्रमुख चित्रकार कौन हैं, आपके उस्ताद मंसूर और अबुल हसन हैं। जबकि अकबर के काल में कौन थे, तो दसवंत या बसावन थे। ये याद रखिएगा। सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्त्र, उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि और नादिर उल जमा की उपाधि अबुल हसन को दी गई। तो इस तरह से जहांगीर ने
उस्ताद मंसूर को कौन सी उपाधि दी? तो नादिर उल अस्र की, और अबुल हसन को नादिर उल उज जमा की उपाधि प्रदान की। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे। तो ये जो मंसूर थे आपके पक्षियों के चित्रकार थे। मूलतः वो किसके चित्रकार थे? तो पक्षी की चित्र करते थे। अबुल हसन जो है ये आपके व्यक्तिगत चित्रकार थे। तो ये व्यक्तियों का चित्र बनाते थे। इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुजु के जहांगीरी रखा है। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, उसका क्या नाम है? तुजु के जहांगीरी है। तो याद रखिएगा कि किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी भाषा में लिखी गई है। इम्पॉर्टेंट है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम है? खुसरो। सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह ही कर दिया था। तो 1606 ईस्वी में पराजित कर दिया गया खुसरो को। 1623 ईस्वी में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महाबत खान के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन कर दिया था। 1626 में महाबत खान ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि खुर्रम ने जहांगीर से जो है विद्रोह भी किया था। मुगल बादशाह बाबर एवं जहांगीर के मकबरे क्रमशः आपका काबुल और शाहदरा लाहौर में स्थित हैं। तो दो ऐसे मुगल बादशाह हैं जिनका आपका मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत के बाहर स्थित है, जो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। तो बाबर का मकबरा कहाँ है? आपका काबुल में है, और जहांगीर का कहाँ है? तो लाहौर में है। इस तरह से याद रखिएगा। ये क्रमशः अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है। काबुल आपका अफगानिस्तान में है और लाहौर आपका पाकिस्तान में है। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इत्माद दौला का मकबरा जो नूरजहां के पिता थे, तो इत्माद दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में बनवाया था। तो इनको उपाधि दी गई थी इत्माद दौला, लेकिन इनका ओरिजिनल नाम क्या था? तो मिर्जा गियास बेग नाम था इनका। यह पहली कृति है जो पूर्णतया संगमरमर की बनी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इत्माद दौला का मकबरा जो है किसका बना हुआ है? तो ये पूर्णतया जो है संगमरमर का बना हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें गुदाई एवं संगमरमर के अलावा पित्रादुरा का प्रयोग सजावट हेतु पहली बार किया गया है। तो पित्रादुरा जो आपकी शैली है उसका प्रयोग सबसे पहली बार कहाँ किया गया है? तो इत्माद दौला के मकबरे पे किया गया है, जो पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ है। पित्रादुरा में क्या होता है? फूल पत्ती बने हुए होते हैं। आप अगर आगरा का ताजमहल देखे होंगे तो वहाँ पे पित्रादुरा शैली है, या एक बार सर्च करके भी देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी जरूर ले लीजिए। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है। 7 मंजिला महल था। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव द्वारा पत्थरों से कराया गया था। तो अब हमारा MCQ शुरू हो गया है। आइए देखते हैं। 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये आपके जहांगीर ने शुरू की थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बिना जो है जात पद बढ़ाए हुए मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये आपके जहांगीर के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिए जो अकबर के समय मुगल आधिपत्य में थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसको भेजा गया था? तो ये आपको जहांगीर के दरबार काल में जो आया था वो आपका हॉकिंस आया था 1608 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है आपका थॉमस मुनरो आता है, जिसे हम थॉमस मुनरो भी कहते हैं, रो। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था।
यह शाही दरबार में 3 वर्ष तक रहा। सम्राट जहांगीर ने उसे जो है 400 का मनसब प्रदान किया था और हॉकिंस को जो है इंग्लिश खां की उपाधि भी जहांगीर ने दी थी और अर्मेनिया की एक स्त्री का विवाह भी हॉकिंस का कर दिया गया था। थॉमस रो या टॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया था। तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आया था? तो आपका जो था थॉमस रो था। यहाँ पे ऑप्शन न होने की वजह से स्टार दिया हुआ है, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि प्रदान की थी? तो अब क्या है, इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी गई थी? तो हॉकिंस को दी गई थी। जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी? तो ये आपके विलियम हॉकिंस हैं। ब्रिटिश राजदूत के रूप में थॉमस रो भारत आया, वह किसके शासनकाल में आया था? तो वो जहांगीर के शासनकाल में आया था। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आया? तो ये था आपका 1615 में आया था। सर थॉमस रो 1615 से 19 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद तथा अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी जाता था। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा था। 1 वर्ष तक वह आगरा में रहा था। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? तो आपका थॉमस रो है। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो ये आपका अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। थॉमस रो सॉरी फ्रेंड, थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है, तो आप लोग कोऑपरेट करिएगा। थॉमस रो जनवरी 2016 में अंग्रेज अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। वह भारत में 1516 यहाँ पे हम देखते हैं थॉमस रो जो है आपका जनवरी 1616 में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। वह भारत में 1615 से लेकर 1619 ईस्वी तक रहा। 1619 ईस्वी में वह जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी प्रकार स्वागत होता रहेगा। विदेश यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो हॉकिंस कब आया था आपका? ये 1608 ईस्वी में आया था जहांगीर के शासनकाल में। और रॉल्फ फिच आया था आपका अकबर के शासनकाल में। सर थॉमस रो आया था आपके जहांगीर के शासनकाल में। निकोलस डाउंटन, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ से हम देख लेते हैं डिटेल। विलियम हॉकिंस इंग्लैंड का राजदूत था जो अगस्त 1608 ईस्वी में सूरत तथा 16 अप्रैल 1609 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा में पहुंचा। रॉल्फ फिच जो है भारत आने वाला पहला इंग्लिश यात्री था जो 1583 में आगरा में पहुंचा था। सर थॉमस रो एक ब्रिटिश राजदूत था जो सितंबर 1615 में जहांगीर के दरबार में आया। निकोलस डाउंटन जो है 1614 से 1615 में भारत आया था। तो निकोलस डाउंटन के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, बस यही दे रहा है कि 1614 से लेकर 15 में वो भारत आया था। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है तो आपका फ्रांसिस्को पेल्सर्ट है। पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। निकोलो मनुची इटली का यात्री था जो उत्तराधिकार के युद्ध के समय भारत आया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय भारत आया। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट जो है डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया। इसने अपनी पुस्तक रेमोन्सो ट्रेटरी में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण किया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विदेशी यात्रियों में किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये आपका फ्रांसिस्को पेल्सर्ट है। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर, बाबर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी और डी,
क्योंकि जहांगीर का मकबरा लाहौर में है पाकिस्तान में, और बाबर का मकबरा काबुल में है अफगानिस्तान में। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया है? तो ये लाहौर में दफन किया गया है इनको। किसका मकबरा भारत से बाहर है? तो ये आपके जहांगीर हैं। मुगल चित्रकला किसके राज दरबार में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो ये आपका जहांगीर है। चित्रकला का स्वर्णकाल हम जहांगीर के काल को कहते हैं। अकबर के स्वर्णकाल हम किसे कहते हैं? तो हिंदी साहित्य का मतलब साहित्य का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? तो अकबर के काल को कहा जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ये आपका जहांगीर है। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? तो ये है आपका अबुल हसन को जो है नादिर उज जमा की पदवी दी थी, ये उपाधि दी थी। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई? दौलत बिशनदास, मनोहर, मंसूर। तो ये आपके मंसूर हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो ये आपका मंसूर था, जो पक्षियों का चित्रकारी करता था। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो जहांगीर ने जो है अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी जो है तुर्की में लिखी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक और समालोचक था। उसने फारसी में अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? तुजो के जहांगीरी लिखी है। अबुल फजल के हत्यारों को पुरस्कृत किया किसने किया था? तो ये आपके जहांगीर के कहने पे ही वीर सिंह बुंदेला ने जो है अबुल फजल की हत्या कर दी थी। किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये आपका डी ऑप्शन है 2, 3, 4, जिसमें आपका खुर्रम, महाबत खां, खुसरो, इन सभी ने जो है जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो ये आपका जहांगीर का पुत्र था खुसरो। खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। जहांगीर की राजपूत पत्नी मानबाई से उत्पन्न हुआ था। इसने अपने मामा मानसिंह एवं ससुर मिर्जा अजीज कोका की सह पर अप्रैल 1606 में अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किला में नजरबंद कर रखा, परंतु खुसरो अकबर के मकबरे की यात्रा के बहाने भाग निकला था। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। जहांगीर, आसफ खां, गियास बेग, खुर्रम। तो ये आपका जहांगीर नहीं था, जबकि गियास बेग जो उसके पिता थे, आसफ खां जो उसका भाई था, खुर्रम जो शाहजहां था, ये सभी जो थे नूरजहां के गुट के सदस्य थे। इत्माद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर। तो ये आपके नूरजहां बनवाती हैं। इत्माद दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। अत्यंत अलंकारित इमारत है। मुख्य जो मकबरा है श्वेत संगमरमर का बना हुआ है। प्राचीनकारी या पित्रादुरा शैली जिसे हम कहते हैं किससे संबंधित है? तो ये आपके दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना ही पित्रादुरा शैली है। पच्चीकारी या प्राचीनकारी या पित्रादुरा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। भारत में पित्रादुरा नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम इत्माद दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जो है जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था अपने पिता की याद में। तो इस तरह से हम मिलान देखते हैं। बाबर जो है बाबर का स्मारक कहाँ है? जामा मस्जिद संभल है। हुमायूं का जो है आपका दीनपना। अकबर का आपका कहाँ रहेगा? तो अकबर है जहांगीरी महल, और जहांगीर का है अकबर के मकबरे को जो है पूर्ण करवाना। तो इस तरह से सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन ए है आपका। संभल की
जामा मस्जिद का बाबर द्वारा निर्माण करवाया गया। दिल्ली स्थित दीन पनाह का निर्माण जो है हुमायूं द्वारा। आगरा के किले में स्थित जहांगीरी महल का निर्माण जो है अकबर द्वारा करवाया गया। जहांगीर ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे का पूर्ण करवाया था, जो है निर्माण करवाया था। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में, खजुराहो में, ओरछा में, ग्वालियर में। तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? दतिया जिले में स्थित है। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है। 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव द्वारा पत्थरों से करवाया गया था। यह बुंदेल काल के उत्तम वास्तुशिल्प का उदाहरण है। गोविंद महल में दीवारों पर की गई पेंटिंग एवं अन्य वास्तुशिल्प पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। जहांगीर का आपका शाहदरा या लाहौर भी इसे ही कहते हैं। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं है, ये आपका दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं, दिल्ली में स्थित है आपका। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। इन्हें गियासपुरिया दिल्ली में दफनाया गया। इनके शिष्यों में अमीर खुसरो और हसन अहमद देहलवी प्रमुख थे। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। नया चैप्टर है हमारा शाहजहां, इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।